So hello and welcome everyone in the new session of class 11. Here we are with the new lecture and with the new chapter, that is the biological classification. आज हम अपना सेकंड चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी ऑफ क्लास 11 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या डिस्कस करना है कि जो अभी हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम सीखा है अपने फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में, उसका अब हम क्या करेंगे ब्रॉड में, ठीक है। जो किंगडम हमारा फर्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी था, अब हम यहाँ पे हम किंगडम की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इस चैप्टर में क्या है कि हम अलग अलग किंगडम बनाते हैं और स्टडी करते हैं कि उस किंगडम में पर्टिकुलर किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है, किस बिहाफ पे ये किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ है, कितने टाइप्स के किंगडम बने, कितने लोगों ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में ओवरऑल डिस्कस होने वाली है, ठीक है। और एंड में हम वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, लाइकिन जैसे टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हम अपने एनसीईआरटी की सारी रीडिंग कर लेंगे और इस चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। तो सो लेट्स बिगिन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द सेकंड चैप्टर। एनसीईआरटी लाइंस क्या बोलती है इस चैप्टर की? Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब हमने डिस्कस कर लिया तो अब हम उनको क्लासिफाई करने लगे। जब क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करने लगे ऑन द क्लासिफिकेशन, ठीक है। इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing. देखो पहले के टाइम पे क्या था कि क्लासिफिकेशन लोग करते थे। अभी क्या कि जब नया नया हमको क्लासिफिकेशन के बारे में पता चला, टेक्सोनॉमी के बारे में, सिस्टमैटिक्स के बारे में, तो हम उसका यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट किए, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे। तो पहले के टाइम पे जो सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ था, लोगों ने क्लासिफाई किया लिविंग थिंग्स को, वो अपने पर्सनल यूज के बेसिस पे किया, नॉट कोई भी उसके लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं यूज किया, ठीक है। वो अपने पर्सनल नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इस चीज को पर्टिकुलरली यूज करते थे उस बेसिस पे क्लासिफाई किया और तीन कैटेगरी बनाई, एक थी फूड और एक शेल्टर और एक क्लॉथिंग। मतलब क्या कि तीन कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। पहला कि हम जो चीज को फूड के लिए यूज करते हैं उसको फूड की कैटेगरी में प्लेस करेंगे, जिसका यूज करके हम अपना हाउस यानी कि शेल्टर बनाते हैं उसको शेल्टर की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। बाकी जिन चीजों से हम अपना क्लॉथ डिराइव करते हैं उनको क्लॉथिंग की कैटेगरी में प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से लोगों ने चीजों को क्लासिफाई कर लिया। तो ऐसा ये क्लासिफिकेशन जो था वो एक्यूरेट नहीं माना गया, क्योंकि हर एक पर्सन की नीड, यूज अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि कोई भी पर्सन अगर किसी चीज को शेल्टर में प्लेस कर रहा है तो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको अपने फूड में प्लेस कर सकता है। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम सबके लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। फर्दर पहली बार जब हमारा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ था वो एरिस्टोटल ने किया था। तो हम क्या करते हैं कि इस टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम जो यूज के बेसिस पे है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये मानते हैं कि जो साइंटिस्ट हमें एक्यूरेटली डेराइव करके बताएंगे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, केवल उसी ऑर्गेनिज्म, उसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो पहली बार जो हमारा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ था वाज डन बाय एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल ने पहली बार अटेम्प्ट किया, was the earliest to attempt a more scientific basis of classification. पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। He used simple morphological character, उन्होंने morphological characters का यूज करके सिंपली प्लांट्स को क्लासिफाई किया है, ठीक है। प्लांट्स को क्लासिफाई किया तीन कैटेगरी में, ट्रीज, shrubs एंड herbs, ठीक है। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को देखते हुए तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया। पहला था ट्री, फिर था shrub, फिर है herbs। ट्रीज मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी, जो सबसे टॉलेस्ट प्लांट वो ट्री में आ गए, जो थोड़े छोटे वो श्रब में आ गए, जो और छोटे वो हर्ब्स में आ गए। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजी को देखते हुए उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई कर लिया। He also divided the animals into two groups. एनिमल का भी क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने, वो भी टू ग्रुप्स में। कौन सी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, जिसके पास रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है एक वो ग्रुप, और जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट है एक वो ग्रुप, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जहां पे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है उस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया इनाइमा, ठीक है। और ऐसा ग्रुप
जिसमें बिलोंगिंग ऑर्गेनिज्म के पास रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट थी उनके सेल में, उनके बॉडी में, उनके ब्लड में, तो उसको हो गया ए नाइन। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जहाँ पे आरबीसी एब्सेंट है और ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ई नाइमा और ए नाइमा में दो क्लासिफिकेशन हो गया एनिमल्स का। ठीक, ये है एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। तो पहला बार हमको जो क्लासिफिकेशन मिला वो किसका मिला? एरिस्टोटल का। हम नोट आउट करते जाएंगे ताकि हमको लास्ट में रिवीजन करने में इजी हो। ठीक है, तो फर्स्ट अपना क्लासिफिकेशन जो हुआ था वो किसने किया? एरिस्टोटल ने। ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज डन बाय एरिस्टोटल। ठीक है, और किस पे कौन कौन सी कैटेगरी बनाई उन्होंने? प्लांट के लिए 3 कैटेगरीज, ट्रीज, ठीक है, फिर श्रब और फिर हर्ब। ठीक, और सिमिलरली एनिमल्स की भी कैटेगरी बनाई थी। एनिमल्स की क्या कैटेगरी बनी थी? एक जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट है और एक जिसके पास आरबीसी एब्सेंट है। ठीक है, तो ये दो टाइप के क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किए थे। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन किसने किया था? पहली बार देखो हमारा टू किंगडम सिस्टम बना था। टू किंगडम सिस्टम कौन बनाया था? देखो इन लिनायस ने पहली बार टू किंगडम सिस्टम की फॉर्मेशन की। मतलब क्या, जो अभी हम किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बना, ऐसे डायरेक्टली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं बना। ठीक है, पहली बार जो बना वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था और किसने बनाया था उसे? लिनायस ने। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया। और वो जो दो किंगडम बने थे वो कौन थे? प्लांटी और एनिमेलिया थे। उस किंगडम का नाम था प्लांटी किंगडम एंड एनिमेलिया। Was developed that included all the plants and animals respectively। अब जो भी प्लांट थे वो प्लांटी किंगडम में, जो एनिमल थे वो एनिमेलिया किंगडम में। This system did not distinguish between, but कुछ टाइम के बाद जो इनका क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इनके सिस्टम में कुछ फेलियर वाली बातें थी। पहली बात कि इनका सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं हुआ, सारे मिक्स होकर के ग्रुप में प्लेस कर दिए गए। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं हुई और सारे एक साथ मिक्स होकर के प्लेस हो गए। फोटोसिंथेटिक यानी ग्रीन एल्गीज लाइक और नॉन फोटोसिंथेटिक, इनमें भी क्लासिफिकेशन एक साथ ही रख दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म into plant and animal was easily done, was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either categories. Hence two kingdom system was used for a long time but was found inadequate। ठीक है, inadequate हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें बहुत सारे फेलियर थे। यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक जो भी है इसके फेलियर के बारे में। ठीक है, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिनायस ने बनाया एनिमल और प्लांट की, वो कैसे फेल हो गया। ठीक, तो वो क्या हुआ? उसमें बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिनको कोई भी ग्रुप नहीं मिला, ना प्लांट का ही ग्रुप मिला और ना ही एनिमल का। तो ये सब फेलियर्स की वजह से वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया और आगे बढ़ा गया। तो बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, a need was also felt to including their other characteristic like cell structure। देखो, केवल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करके ही क्लासिफिकेशन करना ये अच्छा नहीं था, एक्यूरेट नहीं था। तो इसलिए हमको और भी कैरेक्टर्स की स्टडी करनी चाहिए और फिर क्लासिफिकेशन करना चाहिए। और कौन कौन से कैरेक्टर है जिनकी स्टडी करने के बाद हमको क्लासिफिकेशन करना चाहिए? तो पहला है सेल स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करो। नेचर ऑफ वॉल, वॉल यानी कि यहाँ पे है सेल वॉल। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एटसेट्रा। इन सारी बातों के बारे में भी स्टडी करो और उसके बाद तब जाकर के क्लासिफिकेशन करो। ठीक है, तब हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा। ठीक, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हियर अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। और जैसे जैसे समय बीतता गया चेंजेस होते चले गए। ठीक है, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स and understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and the nature of the organism kingdom have also been understood differently by different scientists over the time।
देखो यहाँ पे क्या है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो मतलब हर एक साइंटिस्ट का देखने का नजरिया अलग होता है, तो वो सिस्टम जो है उसमें इवोल्यूशन होता चला गया, उसमें चेंजेस कॉन्स्टेंटली आते चले गए और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और फाइनली उन्होंने टू किंगडम से थ्री किंगडम से फोर किंगडम और देन फाइनली उन्होंने फाइव किंगडम को रीच किया, और जिसमें प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम हमेशा कांस्टेंट थे, मतलब ये दो किंगडम सारे किंगडम्स में अवेलेबल थे, बाकी नए नए किंगडम्स का एडिशन होते चला गया, ठीक है, जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाया और फिर जाकर के फाइनली आर.एच. व्हिटेकर ने हमारे फाइव किंगडम सिस्टम को प्लेस किया, ठीक है। और ये फाइव किंगडम क्या है अपना इस तरीके से सेटअप हो गया। इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हैव सम स्टडी नीडेड, ठीक है। कैरेक्टर्स कौन कौन से हमने इन्वॉल्व किए हैं, सेल टाइप, कैसी सेल है, सेल वॉल प्रेजेंट है या नॉन नहीं प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो किस सब्सटेंस की बनी है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है, वो प्रेजेंट है या नहीं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल तक उनके बॉडी में ग्रुपिंग ऑफ सेल हुई है या सेल ही है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ये सारे बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्लासिफिकेशन होता गया और फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ। मोनेरा किंगडम, ये हमारा फर्स्ट किंगडम होता है, किंगडम मोनेरा, ठीक है। ये कैसी सेल टाइप होती है, प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में ही सारे प्रोकैरियोटिक, इसके अलावा और कहीं भी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं दिखेगी। बाकी सेकंड होता है अपना प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, प्लांटी एंड देन एनिमेलिया, ठीक है। सारे यूकेरियोटिक है एक्सेप्ट मोनेरा, ये प्रोकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोट कौन होते हैं, हमारे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अलावा और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो प्रोकैरियोटिक हो, ठीक है। तो अगर प्रोकैरियोटिक एग्जांपल हो तो सारे बैक्टीरिया का नाम लिख देना। सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड की बनी होती है, जो यहाँ पे मोनेरा में बिलोंगिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसमें सेलुलोज एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन सेलुलोजिक, और बता दिया कि पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड को मिला करके पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है। यहाँ पे कुछ में प्रोटिस्टा के मेंबर में किसी किसी के पास सेल वॉल होती है और किसी किसी के पास नहीं होती है, ठीक है। और फंजाई है तो फंजाई में सेल वॉल ऑलवेज मेड अप ऑफ काइटिन, प्लांट्स है तो यहाँ पे सेलुलोज, और एनिमल है तो यहाँ पे सेल वॉल ऑलवेज एंड ऑलवेज एब्सेंट, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, बाकी सारी जगह पे प्रेजेंट क्योंकि सारी यूकेरियोट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अभी मोनेरा में देखेंगे तो वो सेलुलर लेवल पे होते हैं, प्रोटिस्टा भी सेलुलर, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो पहली बार टिश्यू का फॉर्मेशन होता है फंजाई से, और यहाँ पे इसीलिए अच्छे से टिश्यू बन नहीं पाता है तो लूज टिश्यू यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। और प्लांटी की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू अब धीरे धीरे कंबाइन होते हैं, टिश्यू एक परफेक्ट टिश्यू बन जाता है और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फाइनली जब एनिमेलिया में आते हैं तो यहाँ पे हम लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम देख पाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या, जो अपना खाना खुद बना सके, उसमें भी दो कैटेगरी, जो फोटोसिंथेसिस करे या फिर कीमोसिंथेसिस करे, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस दोनों होते हैं, साथ ही साथ ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स में कौन कौन सा, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म के बिलोंगिंग्स। फिर ऑटोट्रॉफ यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ भी है। हेटेरोट्रॉफ होते हैं ओनली, ऑटोट्रॉफ यहाँ पे फुली एब्सेंट, ठीक है। पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक जो डेड डिकेड ऑर्गेनिज्म में फीड करते हैं, पैरासिटिक जो किसी अदर पोस्ट बॉडी से अपना फूड डायरेक्ट करते हैं। फिर प्लांटी है तो ये हमेशा और हमेशा क्या होंगे हमारे ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक कभी नहीं होते। और एनिमल है तो ये कभी भी ऑटोट्रॉफ नहीं होते, ठीक है। तो ये है हेटेरोट्रॉफ में होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एटसेट्रा। तो ये क्या है हमारा ओवरऑल ओवरव्यू है, इट्स एन ओवरव्यू अबाउट ऑल द किंगडम्स, जितने भी किंगडम है उनका एक हल्का सा ओवरव्यू है, ताकि आगे जब हम रीड करें सारे किंगडम्स को लाइन में लाई तो हमें थोड़ी सी नॉलेज पहले से उनके बारे में आइडिया रहे, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये लेक्चर होता है एंड नेक्स्ट टाइम जो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो ये सारे किंगडम को पर्टिकुलर एक
सारे किंगडम को पर्टिकुलरली स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.